हेलो स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। हमने रेजिस्टेंस कम्बिनेशन, सेल कम्बिनेशन, इसकी प्रॉब्लम कर ली है। अब है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है, उसमें हमने किरचॉफ्स के दोनों लॉ फॉलो करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। अब सर्किट्स के अंदर हमें ये पता करना होता है कि कहाँ पे जो है ना जंक्शन बना हुआ है और कौन सा सर्किट हमने क्लोज सर्किट लेना है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन के लिए एक तो जो है करंट का हमने जब दो बैटरी एक ही लाइन पे कनेक्ट हो तो करंट का फ्लो इस टाइप में करवाना होता है। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर मान लीजिए बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स है तो हम इस टाइप करंट फ्लो करवाएंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा दोनों सेल्स का। ये अगर कम का है, ये ज़्यादा का है, जैसे 6 वोल्ट का है, ये 9 वोल्ट का है, तो करंट का फ्लो जो है वो इधर होगा 9 to 6, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इधर ज़्यादा होता है, उधर से कम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ करंट फ्लो होता है। तो सेल में से करंट फ्लो करवाने के लिए जो डायरेक्शन होती है करंट की वो दी जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमने करंट डिटरमाइन करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें जैसे कि यहाँ से जो करंट जो है, इस प्रॉब्लम में करंट गिवन है, 3 करंट है इसमें, I2, I1 और I3। यानी कि यहाँ से इस सेल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। फिर इस सेल में से यहाँ से स्टार्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट की स्टार्टिंग हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे आके ये करंट दो ब्रांच में डिवाइड होगा और एक करंट जो है इस ब्रांच में चला जाएगा, एक करंट इस ब्रांच में चला जाएगा। सिमिलरली एक इधर ऐसे, मतलब इस ब्रांच के अंदर हम करंट मान लेते हैं I3। तो इस I1 का I3 कंपोनेंट इधर चला गया, मतलब इसका कुछ फ्रैक्शन I3 फ्रैक्शन तो इधर चला गया, बच गया कितना I1 माइनस I3। ये इस ब्रांच के अंदर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आके ये इसमें मिलते हैं टोटल करंट। तो यहाँ से I2 आया था, यहाँ से I3 आया था, तो इधर जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वो फ्लो होगा हमारे पास I2 प्लस I3। लेकिन इधर कंबाइन होके I2 प्लस I3 यहाँ आया है ऊपर से और इधर से आया है I1 माइनस I3। तो I2 प्लस I3 और ये आ गया हमारे पास I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। तो ये जो कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा I3। अब हमारे पास करंट बच गया I2 प्लस I3 और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इस ब्रांच में I2 करंट ही वापस चला जाएगा। तो ये करंट कम्बिनेशन हो गया। इसका कुछ हिस्सा जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, ये डायग्राम में गिवन है। I2 इस करंट का कुछ कंपोनेंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, इधर से I2 प्लस I3 हो गया, यहाँ से I1 प्लस I3, I1 माइनस I3 था, उसका I2 कंपोनेंट यहाँ से ड्राइव करके इधर भेजो और यहाँ पे इसमें सर्किट में I1 करंट कंप्लीट है। मतलब अब इस सर्किट के अंदर ये करंट सारे ऐसे हैं, यहाँ से I2 करंट गया, इधर से यहाँ से स्टार्टिंग I1 करंट के होते तो इस ब्रांच के अंदर I1 करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि दूसरा ब्रांचिंग के अंदर करंट डिस्टर्ब होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, चेंज होता है। यहाँ पे सिंगल ब्रांच है तो इसलिए करंट I1 होगा। इस ब्रांच का करंट I2 है तो इस सेल में से I2 गया तो I2 इसके अंदर इंटर होगा। यहाँ से यहाँ पे दो ब्रांच बनी थी, I1 का एक हिस्सा हमने I3 इधर फ्लो करवा दिया, तो I1 माइनस I3 जो है ना इस ब्रांच के अंदर, फिर ये करंट ऐसे और ये ऊपर वाला करंट ऐसे और ये दोनों करंट मिलके ऐसे, उसका कुछ कंपोनेंट जो है वो I2 इधर मूव कर गया। अब ये पॉइंट ले लेते हैं हम A, ये लेते हैं B, ये C, ये D और ये बीच वाला पॉइंट हो गया E।
अब किरचॉफ्स लॉ जो है हमने फॉलो करना है। किरचॉफ्स लॉ के लिए हम कोई भी दो ब्रांच जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस गिवन है, करंट गिवन है, सेल की ईएमएफ गिवन है, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लगाने हैं और वो भी वोल्टेज लॉ। करंट लॉ का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले करो यूज़ को यूजिंग KVL, यानी कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन क्लोज लूप। इसका मतलब है क्लोज लूप। क्लोज लूप ले लेते हैं हम यहाँ से AEBA, ये क्लोज लूप ले लिया हमने। अब हम A से चले E की तरफ, तो E की तरफ आते हैं तो हमारे पास सेल का नेगेटिव टर्मिनल आता है पहले। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है। तो अगर सेल में करंट जो है वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव करे, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करे, तो पॉजिटिव ली जाती है। और अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो उसकी ईएमएफ ली जाती है पॉजिटिव। ये अकॉर्डिंग टू बुक्स होते हैं, अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रदीप की जो बुक है उसका साइन कन्वेंशन है कि यदि सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप, तो हम लेते हैं नेगेटिव वोल्टेज उसकी, और अगर सेल का पॉजिटिव आता है तो हम उसकी जो वोल्टेज वो लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया है, तो इसलिए हम ले लेंगे प्लस का 10। अब हम इधर जा रहे हैं, करंट I1 इधर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस 1। अब हमारी डायरेक्शन A से E की तरफ है, करंट की डायरेक्शन E से A की तरफ है, यानी कि अपोजिट टू करंट चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा I1 × 1, यानी कि रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट नेगेटिव लिया जाएगा यदि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो जो है मैश की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो। तो इसलिए ये हो गया। फिर हम जाते हैं B की तरफ। B की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो है इस ब्रांच में जो करंट इंटर हो रहा है I1 + 2 - I3, यहाँ से इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2 + I3। तो हम जो इस डायरेक्शन में गए, जैसे इस डायरेक्शन में गए हम, हाँ इस ब्रांच के अंदर भाई I2 + I3 करंट शोन है। तो इसका मतलब जैसे हम इस डायरेक्शन, हम इधर जाना चाहते हैं, करंट इधर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का, तो ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव लिया जाएगा, और ये जो है 2 × I2 + I3। और फिर हम इधर आते हैं, इसमें भी करंट की डायरेक्शन हमारी लूप की डायरेक्शन के अपोजिट है, करंट इधर जा रहा है I3, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो यहाँ भी लिया जाएगा 4I3, और टोटल जोड़ क्या होना चाहिए 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 - I1 - 2I2 प्लस माइनस का 2I3 और माइनस का 4I3, ये हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से I1 इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इस I1 को उधर ले जाएं हम, I1 + 2I2 2 और 4, यानी कि +6I3 = 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन। यानी कि ये जो इनमें से अभी मैं माइनस कॉमन लेके उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम दूसरी लूप लेते हैं, लूप ले लेते हैं ADEA, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप क्लोज लूप ADEA। इस लूप के अंदर चलते हैं तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट है हमारे पास I1 - I3, रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लूप है, इसलिए 4 × I1 - I3। फिर D से E की तरफ जा रहे हैं, तो D से जब E की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो करंट आया था वो हमारे पास कितना होगा I1 - I3। अब इधर I2 करंट चला गया इस करंट में से, तो इस सारे करंट में से अगर I2 अलग हो जाता है तो इस ब्रांच में करंट होगा हमारे पास, यहाँ पे जो करंट जाएगा ऊपर की तरफ वो होगा I1 - I3 और माइनस में I2। ये करंट जो है इधर जाएगा और ऊपर से जो है सारा मिलके फिर ये I1 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से I2 + I3 आया है
उसमें जब जोड़ेंगे I2 प्लस I3 तो ये कैंसिल हो जाएगा और I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ जो फ्लो कर रहा है वो है I1 और रजिस्टेंस है 2 ओम का। हमारी डायरेक्शन भी वही है, करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा प्लस का। यानी कि अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 ओम का रजिस्टेंस है 2 इंटू I1 माइनस I2, I1 माइनस I3 और माइनस में I2। और फिर हम इधर जाते हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो माइनस का 10 और इज इक्वल टू 0। इस ब्रांच को जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2I1 माइनस 2I3 माइनस 2I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 4I1 है, ये 2I1 है, 6I1 हो गया हमारे पास। 6I1 माइनस 4I3 है, माइनस 2I3 है, माइनस का 6I3 हो गया। और वही हमारे पास हो गया I2 है ओनली 2, माइनस का 2I2 और माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 प्लस 2 6 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 और ये 2I2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 2I1 माइनस 6I1 6I3 2I2 और इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन होगी सेकंड। और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को। अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 3I1 माइनस 3I3 माइनस का I2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 2। फिर एक जो इक्वेशन जो है हम इस ब्रांच में लगा देते हैं BEDCB, यानी कि B से शुरू करें यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। BEDCB मतलब B से चले E पे गए, फिर D पे गए, फिर C पे गए, फिर इस पे गए। अब यहाँ से जब हम आते हैं B से इधर आते हैं, B से की तरफ, तो करंट हमारे पास I2 प्लस I3, रजिस्टेंस है 2, तो ये प्रोडक्ट लिया जाएगा प्लस का 2 को भी डायरेक्शन सेम है 2 इंटू I2 प्लस I3। उसके बाद यहाँ तक जो है ना करंट है ना वो थोड़ा अपोजिट है। करंट की वैल्यू I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I2, लेकिन रजिस्टेंस है 2 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 इंटू I1 माइनस I3 माइनस I2। और फिर हम इस ब्रांच में आते हैं, इधर हम जा रहे हैं I2 करंट है, शेल का टर्मिनल आता है नेगेटिव, तो माइनस का 5 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम। सोल्व करेंगे तो 2I2 प्लस 2I3 माइनस में 2I1 माइनस प्लस 2I3 और फिर माइनस माइनस प्लस 2I2 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हम I1 माइनस का है, माइनस का 2I1, 2I2 और 2I2 4I2, 2I3 और 2I3 4I3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2I1 बल्कि इसको माइनस कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I1 प्लस 4I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है I1 और I2 और I3 की टर्म में। I1 I2 और I3 की टर्म के अंदर जो इक्वेशंस हैं उनको आपस में जोड़ घटा करके, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमने जो है I1 I2 और I3 के बीच का रिलेशन डिटरमाइन करना है। और फिर वहाँ से 2 इक्वेशन और बनानी है,
हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे इक्वेशन ले लेते हैं, हम फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं या फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा के देखते हैं इस ब्रांच के ऊपर। इस ब्रांच के ऊपर अगर हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो इनकमिंग करंट जो है वो पॉजिटिव होंगे और आउटगोइंग करंट जो है वो नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर भी तीनों करंट्स का एक रिलेशन ही आएगा हमारे पास। तो हम सेकंड लॉ से ही काम चलाएंगे, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो हम करते हैं फर्स्ट और सेकंड का को कंबाइन या एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और हम I2 और I3 में इसी तरह सेकंड और थर्ड का I2 और I3 में इक्वेट करके दो इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से है जैसे हमारे पास I1 है, 2I2 है, 6I3 है, = 10 है, और यहाँ पे हमारे पास 3I1 है, 3I2 है और I2 है, 3I3 और ओनली I2 = 5 है। इसकी बजाय हम जो है यहाँ पे 2I2 और यहाँ पर भी हो जाता है 2I2। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, यानी कि इसमें 2 कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हम यहाँ पे इसको 6 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम जो है फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास I2 एलिमिनेट हो जाएगा कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में, और इसमें I2 एलिमिनेट हो जाएगा ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास है I1 + 2I2 + 6I3 = 10, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 6I1 - 6I3, यानी कि माइनस का 2I2 आगे कर लेते हैं और -6I3 को पीछे ले लेते हैं, और ये = हो जाएगा 10। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास I2, ये बन गया हमारे पास 7I1, और ये I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6I3 और यहाँ पे प्लस का 6I3, तो 7I1 = 20। I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई 20/7। अब ये और भी सिंपल हो गया क्वेश्चन। I1 करंट हमारे पास आ गया है, I1 करंट की जो वैल्यू है वो हमने रखनी है 2 में या थर्ड में। उससे पहले हम क्या करते हैं, 3 को और 2 को ऐड करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। 3 और 2 को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को, यानी कि टेकिंग, अब हमने करना है टेकिंग 2 + टेकिंग 3 + इक्वेशन नंबर 3 हमने I2 को एलिमिनेट करना है, टेकिंग 3 + 2I2, टेकिंग 3 + 2I2, 2 का 2 यानी कि 2 का मल्टीपल, ये स्टेप हमने यूज़ करना है इसमें। जो सेकंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो थर्ड हमारे पास ये है माइनस का 2I1 प्लस का 4I2 और प्लस का I3 = 5, और ये है हमारे पास सेकंड, इसको डबल करना है। तो डबल करेंगे तो 12I1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4I2 और माइनस में 12I3, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 20। अब यहाँ से इसमें हमने ये -2I2 था, 4I2 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 12 में से 2 गए 10I1 प्लस का, और भाई ये I3 है, ये है माइनस का 11I3 और = 25। ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ से 11I3
इसको उधर ले जाओ, 25 को इस तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 11i3 इज इक्वल टू 10i1 माइनस 25। अब i1 की वैल्यू जो है वो 20/7 यहाँ पे पुट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग i1 इन 4 में i1 को यूज़ करें तो 11i3 इज इक्वल टू 10 इंटू 20/7 माइनस में 25। तो यहाँ से ये सभी की जो करंट्स की वैल्यू है ना वो डिफरेंट आएगी, डेसिमल के अंदर आएगी, लेकिन आ जाएगी। सॉल्यूशन करने का एक तरीका बताया कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे यूज़ किया जाता है जब डिफरेंट रेजिस्टेंस और डिफरेंट सेल हो। उस कंडीशन के अंदर हमने कोई भी सर्किट उठाने होते हैं, क्लोज सर्किट लेने होते हो, तो चाहे हम 2 उठाएं चाहे 3 उठाएं और चाहे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यूज़ करें या सेकंड लॉ यूज़ करें। फर्स्ट लॉ करें तो जंक्शन होना चाहिए कोई भी किसी भी जंक्शन के ऊपर, और सेकंड यूज़ करें तो क्लोज सर्किट में यूज़ करना है, और साइन कन्वेंशन किसी एक बुक के फॉलो करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रदीप की फॉलो हुए हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है, नहीं तो नेगेटिव लेना है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो उसकी ईएमएफ या वोल्टेज जो पॉजिटिव लेनी है, नहीं तो नेगेटिव लेनी है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने साइन कन्वेंशन फॉलो करके क्लोज सर्किट किए थे। तो यहाँ पे 3 क्लोज लूप बना के 3 इक्वेशन बनाई, क्योंकि 3 करंट थे। फिर उनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कैसे भी करो, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम हो सकता है सभी का, 1-2 स्टेप कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है लूप सेलेक्ट करने पे और जो प्रोसीजर मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो फॉलो करने में, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से करने। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 11i3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 200/7 आ जाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। अब ये 25 7 175 होता है, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 175/7 यानी कि 25/7। यह है 11i3। तो यहाँ पे i3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25/7 इंटू 11 यानी कि 25/77। अब इसका डेसिमल की वैल्यू हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने i3 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब हमारे पास यहाँ से i1 आ गया है, यहाँ से i3 आ गया है। i1 और i3 का यूज़ करके हम किस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, i1 और i3 की वैल्यू रखनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट। यूजिंग i1 and i3 in first, using i1 and i3 इन फर्स्ट। इनकी वैल्यू यूज़ करें तो i1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 20/7 i1, 2i2 हमने डिटरमाइन करना है, प्लस 6i3 की वैल्यू आई हमारे पास 25/77 और इज इक्वल टू 10। इनका एलसीएम लेंगे हम, इसको उधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा हमारे पास 2i2, उधर हमारे पास 10 माइनस 20/7 और माइनस में 150/77 यानी कि एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 77। और ये जो है 77 एलसीएम जो होगा तो इसका मतलब ये 11, तो ये बढ़ेगा हमारे पास 110, नहीं 77 है तो ये तो भाई हमारे पास 770 बनेगा, और माइनस में 11 पे चला जाएगा तो ये बनेगा 11 दूनी 22 यानी कि 220, और ये 150। करंट नेगेटिव नहीं आना ना, तो इसका मतलब ये आएगा। इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन करें, 2i2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 77 माइनस में ये आ जाएगा 370, 770 माइनस 370 अपॉन 77। तो 770 में से 370 जाएंगे तो ये 400/77 आएगा। तो ये 2i2 इज इक्वल टू 400/77, और i2 की वैल्यू जो है वो 2 से इसको और डिवाइड कर देंगे हम, 400/77 इंटू 2
यानी कि 200/70। तो I2 करंट की वैल्यू वही आ जाएगी हमारे पास, I2 = 200/77। ये एक सर्किट था जिसमें करंट और जो वोल्टेज जो है रेजिस्टेंसेस की, वो सेल्स की वो अलग अलग थी, लेकिन हमने किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करना है। उसका एक यूज़ सिखाता है ये न्यूमेरिकल स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कोई भी एक बुक, और उसमें हमने सावधानी से न्यूमेरिकल करने हैं। इस सर्किट के अंदर हमने 12 रेजिस्टेंस गिवन है इस टाइप के। ये ज़रूरी नहीं है कि क्यूब की स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर कोई और भी हो सकती है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं, इक्वल है, मतलब सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हैं। तो इसके 12 एजेस होते हैं, फेस इसकी मतलब जो साइड है वो 12 है। तो 12 रेजिस्टेंसेस हैं, सभी की वैल्यू R के बराबर है, यानी कि सभी वैल्यू जो है ना R है। ये बैटरी है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। इस टाइप के सर्किट में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि करंट जो है वो किस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो करंट की एक सिमेट्री होगी, उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो है करंट सभी रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा। अरे इन्वर्टर ऑन कर। यहाँ पे करंट सिमेट्री देखनी है हमने किस टाइप की। जैसे हम यहाँ से हम करंट लेके चलते हैं, आई करंट मान लिया, यहाँ पे आते ही रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो तीनों रेजिस्टेंसेस में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जैसे हम इस करंट, एक करंट को ले लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ बढ़ते हैं हम इस पॉइंट पे आके ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक कुछ इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, लेकिन ये बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए बराबर रेजिस्टेंसेस हैं तो ये इक्वल करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली जो ये करंट आया है जो नीचे की तरफ आया है, ये भी इस पॉइंट पे आके ना दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है करंट जो है ना इसमें बराबर डिवाइड होगा। और इसी तरह जो ये करंट गया है इस ब्रांच में, ये भी इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट है वो जो एक करंट आया था उसके इक्वल 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे, और ये आगे जाके फिर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। उसके बाद फिर इनका कम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऊपर से ये करंट आया तो इधर से ये करंट आया तो इस ब्रांच में ये दोनों करंट मूव करेंगे। सिमिलरली यहाँ से ये करंट आया है, ऊपर से इस पॉइंट पे ये करंट आया तो इस ब्रांच में ये दोनों करंट मिलके मूव करेंगे। और सिमिलरली जो है ये ब्रांच थी, इस ब्रांच के अंदर जो है यहाँ से ये करंट और यहाँ से ये करंट, ये दोनों मिलके ऐसे आएंगे और लास्ट में ये जो है ना ऐसे आ जाएंगे। ये कनेक्शन वायर ही है समझो, ऐसे यहाँ पे ये इसके नीचे से पास है। कहने का मतलब यहाँ से जो करंट आया है वो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसके बाद ये जो है आगे जाके इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो हम चाहे इस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन ले लें या इस आगे वाले पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, उससे फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उससे आगे हो रहा है कम्बिनेशन। तो ऐसे सर्किट्स के अंदर क्या किया जाता है, जब रेजिस्टेंसेस बराबर हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो या तो फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप या हो सकता है थर्ड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना ख़त्म हो जाता है वहाँ से एक करंट की जो है ना अजम्पशन ले ली जाती है, भाई इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आई लेते हैं तो यहाँ के 3 हिस्से बनेंगे, I3, फिर आगे 2 हिस्से बनते हैं। जैसे पहले हमने आई ले लिया तो 3 ब्रांचेज में डिवाइड होगा तो I/3 बनेगा। फिर आगे वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है I/3 तो I/3 का आधा यानी कि I/6 बनेगा। तो इस प्रकार अब पजल हो जाएंगे अगर आई लेते हैं तो क्यों ना हम जो है जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 2, यानी कि यहाँ पे हम इस ब्रांच में आई और इसमें आई ले लेते हैं तो ये पीछे आके कितना बढ़ जाएगा 2i। इसी तरह ये भी 2i और ये भी 2i, मतलब हमने जैसे ये करंट i हो गया तो ये i हो गया। ये कहाँ से आया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन कितना होगा 2i। सिमिलरली ये i और ये i, इन ये दोनों कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू है, इस पॉइंट से, तो ये कितना हो गया 2i। सिमिलरली ये जो है इस पॉइंट पे i और ये i, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है कितना है 2i।
और 2i और 2i ये सारे मिलकर कितने हो गए 6i। अब जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, अकेला 6i है, तो उसमें थोड़ा सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता मिल जाती है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब मान लिया कि इस सर्किट के अंदर टोटल करंट जो है ना वो 6i फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में टोटल करंट 6i फ्लो हो रहा है। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, C, ऊपर वाले सारे ABCD हो गए, ये नीचे वाला ले लेते हैं E पॉइंट, ये F और ये G और ये H, यानी कि यहाँ से A पॉइंट में करंट एंट्री हो रही है और H पॉइंट से एग्जिटिंग हो रही है। अब यहाँ पर पहले तो हम मान लेते हैं कि सारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। लेट R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R है। देन लेकिन टोटल EMF कितनी है, तो हमारे पास ये सर्किट ऐसे बन जाएगा भाई, ये सारा रेजिस्टेंस मिलके R हो गया, बैटरी हमारे पास E की है और करंट हमने इसमें एंट्री मान ली थी 6i की। 6i करंट इसमें गया था और 6i इसमें से एग्जिट हुआ है। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल अगर लगाएंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, देन बाय ओम्स लॉ, ओम्स का लॉ कहता है कि हमारे पास E इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 6i इंटू R के बराबर। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो, यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E/6, ये E गिवन है, तो R हमारे पास E/6i हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी एक क्लोज लूप ले लेते हैं और उसके ऊपर किरचॉफ्स का केवीएल लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक क्लोज लूप जो हमारी मर्जी हुई, एक या दो हमारे, लेकिन वो लूप जो है ना वो क्लोज होनी चाहिए। तो इसमें हमने क्लोज लूप ये ले ली AFGDA यूजिंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ले लिया हमने कौन सा A से F पे आए, F से G पे गए, G से D पे गए और फिर AFGDA। जब हम A से F की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि हमारी लूप की डायरेक्शन की तरफ, करंट है 2i, रेजिस्टेंस हर एक ब्रांच का R है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2i इंटू R। फिर हम F से G की तरफ जाते हैं तो करंट I है, रेजिस्टेंस R है, डायरेक्शन भी सेम है हमारी, करंट की डायरेक्शन भी यहाँ से F to G है, तो ये हो जाएगा I इंटू R। फिर हम जा रहे हैं किसकी तरफ,